जय हिंद। सैनिक परिवार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों से सीधे जुड़ा है। 8वां वेतन आयोग। जय हिंद। और ये सिर्फ एक और सैलरी हाइक की बात नहीं है। असल में ये दो सच्चाइयों के बीच की आप कह सकते हैं एक बड़ी लड़ाई है। एक तरफ है एक कर्मचारी के घर का बजट जो हर महीने बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ है देश का बजट। और इसी लड़ाई में कर्मचारी संगठनों ने एक आंकड़ा सामने रखा है, 51,480 रुपए न्यूनतम वेतन। बिल्कुल। और ये नंबर ये ऐसी हवा में नहीं आया है। दावा ये है कि इसके पीछे एक बहुत मजबूत एक साइंटिफिक आधार है। तो आज हम इसी मांग की तह तक जाएंगे, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये मांग वाकई में एक फाइटिंग चांस रखती है। तो चलिए सबसे पहले उस चुनौती से शुरू करते हैं जिससे हर कोई परेशान है, महंगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो हकीकत है जो हमारी जेब पर हर दिन भारी पड़ती जा रही है। बिल्कुल। आप ऐसे समझिए, 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब से आज तक हालात बहुत बदल गए। हाँ। अगर हम सरकारी आंकड़े भी देखें, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब CPIW कहते हैं, तो उसके हिसाब से 2016 से 2026 के बीच औसत महंगाई 55% से भी ज्यादा बढ़ी है। 55%? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज 2016 में 100 रुपए की थी, आज वो 155 रुपए की है। या ये कहें कि 2016 के 100 रुपए की कीमत आज सिर्फ 55 रुपए के बराबर रह गई है। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है खाने पीने की चीजों पर। अब आप सोचिए, जो न्यूनतम वेतन 2016 में 18,000 रुपए तय हुआ था, आज उसकी खरीदने की ताकत वो आधी से भी कम हो गई है। तो सरकार जो महंगाई भत्ता यानी DNS अलाउंस देती है, वो एक तरह से पेन किलर जैसा है। हाँ। वो हर महीने के दर्द को थोड़ा कम तो कर देता है, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जो असल बीमारी है, उसका इलाज नहीं करता। और उस बीमारी का इलाज है पे कमीशन, जो एक बड़ी सर्जरी की तरह हर 10 साल में होता है। तो इसी सर्जरी के लिए अब कर्मचारी संगठनों ने एक नई मांग रखी है। जी, उनका कहना है कि अब बेसिक पे में एक बड़ा उछाल वक्त की जरूरत है, और उनका जो मुख्य तर्क है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर? हाँ, फिटमेंट फैक्टर ही वो मैजिक मल्टीप्लायर है जिससे तय होता है कि बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। अच्छा। मतलब आपकी पुरानी बेसिक पे को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक पे बना दी गई। हाँ। लेकिन अब संगठनों का साफ कहना है कि ये फॉर्मूला ये अब काम नहीं कर रहा। ये महंगाई की रफ्तार के सामने आप कह सकते हैं दम तोड़ चुका है। तो फिर नया मैजिक नंबर क्या है? उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि इस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। उनका तर्क है कि महंगाई और एक सम्मानजनक जीवन के बीच जो खाई बन गई है, उसे पाटने का अब यही एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो अगर हम ये नया मैजिक नंबर 3.68 इसको लगाते हैं तो न्यूनतम वेतन कहाँ पहुँचता है? चलिए उस नंबर पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठनों ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 51,480 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। 51,480 रुपए? जी। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये आंकड़ा हवा ही नहीं है। ये एक बहुत पुराने, जाने माने और मान्यता प्राप्त फॉर्मूला पर आधारित है, जिसे डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला कहते हैं। डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला? जी। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। और एक मिनट, ये फॉर्मूला तो 1948 का है। मतलब हम 2026 की सैलरी तय करने के लिए एक ऐसे फॉर्मूले की बात करें जो आज़ादी के ठीक बाद बना था। तब से आज तक हमारे खर्चे, हमारी ज़रूरतें, हमारा लाइफस्टाइल, सब कुछ तो पूरी तरह बदल गया है। ये आज रेलेवेंट कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और अक्सर उठाया भी जाता है, लेकिन इसका जवाब इसके बेस में है, इसकी बुनियाद में। ये फॉर्मूला लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है, ये लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज यानी बुनियादी जरूरतों के बारे में है। अच्छा। डॉक्टर वॉलेस एक्रॉयड एक मशहूर पोषण विज्ञानी थे। उन्होंने ये फॉर्मूला एक स्वस्थ इंसान को काम करने के लिए जो जरूरी न्यूनतम कैलोरी चाहिए उसके आधार पर बनाया था, जो कि है 2700 कैलोरी। ये आज भी एक वैज्ञानिक सच है। तो कर्मचारी संगठन इसी वैज्ञानिक आधार को पकड़कर कह रहे हैं कि चलिए आज की कीमतों पर इन बुनियादी जरूरतों का हिसाब लगाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ खाने पीने और कैलोरी का हिसाब हुआ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी 5 पैमानों का हिसाब है।
चलिए इसे तोड़कर समझते हैं कि ये 51,480 रुपए का आंकड़ा बना कैसे। पहला और सबसे जरूरी है भोजन। फॉर्मूले के हिसाब से एक परिवार को 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति का संतुलित आहार मिलना चाहिए, जिसमें दूध, दाल, सब्जी, फल सब हो। बाकी पूरी की पूरी मिनिमम सैलरी सिर्फ खाने के खर्च में ही चली गई। मतलब हम तो पहले ही दिन से कर्ज में हैं। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगला सबसे बड़ा खर्च घर का किराया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तीसरा और सबसे बड़ा खर्च है मकान। किसी भी ठीक ठाक शहर में एक छोटे परिवार के लिए भी 6,000 से 10,000 रुपए किराया तो बहुत आम बात है। सही बात है। दूसरा पैमाना है कपड़े का, जिसके लिए साल में 72 गज कपड़े का हिसाब है, जो महीने का करीब 3,000 से 4,000 रुपए बैठता है। और फिर घर के बाकी बिल भी तो हैं, बिजली, गैस, पानी। एग्जैक्टली। चौथा पैमाना यही है, फ्यूल एंड यूटिलिटीज। इन सब पर भी महीने का 3,000 से 4,000 रुपए का खर्च आता है। और पांचवा और अंतिम पैमाना है अन्य खर्च। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बच्चों की शिक्षा, दवा, इलाज और सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे शादी ब्याह, त्योहारों के खर्चे शामिल हैं। इसके लिए करीब 10 से 12,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, खाना, कपड़ा, किराया, बिल और बाकी खर्चे, तो ये आंकड़ा तो वाकई 45,000 से 52,000 के बीच आसानी से पहुंच रहा है। प्रिसाइसली। इसीलिए कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि 51,480 रुपए कोई लग्जरी की मांग नहीं है। ये बुनियादी जरूरतों को आज की महंगाई में पूरा करने की एक जायज मांग है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज सैनिक परिवार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बातचीत पर वापस आते हैं। ये सब लॉजिक एक कर्मचारी के नजरिए से तो एकदम सही लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इसे 1948 के फॉर्मूले को सीरियसली लेती है? मतलब क्या ये सिर्फ यूनियनों की मांग है या सरकार ने इससे पहले कभी माना भी है? और यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे क्रूशल पॉइंट छिपा है। ये सिर्फ एक यूनियन की मांग नहीं है, वो सरकार को उसी का क्या कहते हैं प्रेसिडेंट याद दिला रहे हैं। अच्छा, कैसे? 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के चैप्टर 4.2 में साफ साफ डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले का जिक्र है। आयोग ने खुद माना कि उन्होंने इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर न्यूनतम वेतन तय किया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर 7वें वेतन आयोग ने इसी फॉर्मूले को आधार माना था, तो उस वक्त न्यूनतम वेतन 18,000 पर क्यों तय हुआ, जबकि यूनियन ने तो तब भी 26,000 मांग रही थी? कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। बिल्कुल। उस समय कर्मचारी संगठनों का सबसे बड़ा आरोप यही था कि आयोग ने एक टेक्निकल पॉइंट पर गड़बड़ कर दी, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। क्या गड़बड़ थी वो? आयोग ने 2016 में दालों और सब्जियों जैसी चीजों के दाम तय करते समय थोक भाव यानी होलसेल रेट्स को आधार बना लिया। बस एक इस चाल ने कागज पर जीने की लागत को आप कह सकते हैं कृत्रिम रूप से कम कर दिया और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए पर आ गया। जबकि असलियत में तो कोई भी कर्मचारी रिटेल में सामान खरीदता है। बिल्कुल। और रिटेल हमेशा ज्यादा महंगा होता है। अच्छा। तो ये पूरा खेल होलसेल और रिटेल कीमतों का था। मतलब फॉर्मूला सही था, पर उसमें डाले गए आंकड़े सही नहीं थे। अब ये बताइए कि क्या इसका कोई कानूनी आधार भी है? क्या हमारी अदालतें इस फॉर्मूले को मानती हैं? इसका बहुत मजबूत कानूनी आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने 15वीं भारतीय श्रम कांग्रेस में इस फॉर्मूले को वेतन तय करने का सही आधार माना था। इतना ही नहीं, 1991 में रेप्टोकस ब्रेट एंड कंपनी वीएस वर्कर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस फैसले में क्या कहा गया था? कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ भोजन, कपड़ा, मकान ही काफी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूले में 25% अतिरिक्त हिस्सा जोड़ने का आदेश दिया था। 25% अतिरिक्त? जी। ये 25% बच्चों की शिक्षा, दवा और त्योहारों जैसे सामाजिक खर्चों को कवर करने के लिए था। तो न्यायपालिका ने न सिर्फ इस फॉर्मूले को मान्यता दी, बल्कि इसे आज के समय के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल और व्यापक बना दिया। ठीक है, तो वैज्ञानिक आधार है, सरकारी प्रेसिडेंट है और न्यायिक मान्यता भी है। यूनियनों का केस तो कागज पर बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन अब मैं डेविल्स एडवोकेट बनती हूँ। न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से लगभग 3 गुना बढ़ाकर 51,480 रुपए करने का मतलब है कि पूरे वेतन ढांचे पर इसका असर पड़ेगा। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी असर पड़ेगा? सरकार का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? और यही वो $1 बिलियन क्वेश्चन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री पूछेगी। सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही होगा कि इस तरह की बढ़ोतरी से खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।
फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है और ये महंगाई को और ज्यादा भड़का सकता है। तो ये बहस एक सम्मानजनक वेतन क्या है से हटकर एक अफोर्डेबल वेतन क्या है पर आ जाएगी। सरकार कहेगी कि हमें देश की आर्थिक सेहत भी देखनी है। और जो 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, क्या सरकार ये तर्क नहीं दे सकती कि 1991 और आज के भारत की आर्थिक हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए वो पुराने प्रेसिडेंट अब लागू नहीं होते? बिल्कुल दे सकती है और शायद देगी भी। सरकार ये तर्क दे सकती है कि आज आर्थिक चुनौतियां अलग हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का असर है और इसलिए पुराने फैसलों को जस का तस लागू नहीं किया जा सकता। यहीं पर असली बहस और मोलभाव होगा। एक तरफ कर्मचारी संगठन अपने मजबूत तर्कों और सबूतों के साथ होंगे और दूसरी तरफ सरकार अपनी आर्थिक मजबूरियों के साथ। तो अब आगे क्या होगा? गेंद किसके पाले में है? अब गेंद पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग के पाले में है। सरकार ने इस बार एक अच्छा कदम ये उठाया है कि उन्होंने सीधे कर्मचारियों और उनके संगठनों से सुझाव मांगे हैं। अच्छा जी, माईगॉव पोर्टल और 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट 8pc.gov.in पर सुझावों की आप कह सकते हैं बाढ़ आई हुई है। और सुझाव देने की आखिरी तारीख क्या रखी गई है? कर्मचारी और यूनियन 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि सिफारिशें लागू होने और हाथ में पैसा आने में अभी काफी समय है। हाँ, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भले ही सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हों, लेकिन कर्मचारियों के हाथ में बढ़ा हुआ वेतन आने में यानी एक्चुअल पेमेंट में 2027 के अंत तक की देरी हो सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जवाब भविष्य देगा कि क्या 8वां वेतन आयोग 1948 के इस वैज्ञानिक फॉर्मूले को 2026 की महंगाई के हिसाब से पूरी ईमानदारी और सही आंकड़ों के साथ लागू करेगा, या फिर ये एक बार फिर आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा जिसमें कर्मचारियों की असल जरूरतें कहीं पीछे छूट जाएंगी? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। ये देखना होगा कि आयोग कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स और सबूतों को कितनी गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ एक वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, ये देश के 1 करोड़ परिवारों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार का मामला है। तो आज हमने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अहम जानकारी को गहराई से समझा। महंगाई की चुनौती, कर्मचारी संगठनों की 3.68 फिटमेंट फैक्टर और 51,480 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग, और इस मांग के पीछे का वैज्ञानिक और कानूनी आधार डॉक्टर एकरॉयड फॉर्मूला। हमने ये भी देखा कि कैसे इस फॉर्मूले को अदालतों और खुद सरकार ने पहले भी मान्यता दी है, लेकिन ये भी समझा कि सरकार की आर्थिक दलीलें क्या हो सकती हैं। अब गेंद 8वें वेतन आयोग के पाले में है कि वो इन दोनों पक्षों के बीच कैसे संतुलन बनाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे जो भी अपडेट्स होंगी, सैनिक परिवार न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।